हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत बच्चों स्वागत करता हूं। आज हम लोग 6th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में हम लोग आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे, कब, क्यों, कहाँ और कैसे हम इसको जानेंगे। अब देखिए, इतिहास के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको हम ये देखेंगे कि क्या चीज कैसे है, क्या उनमें अंतर आए हैं और हम किन चीजों की बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री के अंदर हम चीजों को कैसे जानते हैं, कैसे चीजों को वो आपका देखते हैं। उन सब चीजों को हम लोगों को फोकस करना है, उन सब चीजों को हम लोगों को आपका बहुत अच्छे से आपका देखना है। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? देखिए, आज क्या है, हम लोग जब चैप्टर आपको शुरू करेंगे तो चैप्टर को हमारी कोशिश रहेगी हम चीजों को रिलेट करके पढ़ें, ताकि हमको हर एक चीज बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाए और हम उनको एक स्टेप बाय स्टेप करके हम चीजों को देखते चलें, हम उनको सीखते चलें। क्लियर है? क्योंकि आप जब तक चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ोगे, उनको समझ कर नहीं पढ़ोगे, तो चीजें आपकी जितनी अच्छी याद होनी चाहिए या आपको चीजें जिस तरह से याद रहनी चाहिए वो आपको सब चीजें याद नहीं रहेंगी। ये थोड़ा सा आपको देखना है, ये चीजों को ध्यान करना है। चलिए हम सीधे चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, हमारा चैप्टर कौन सा है बच्चों? चैप्टर नंबर 1 ही है, आपको ध्यान देना है। देखिए, चैप्टर है क्या, कब, कहां और कैसे। अब चैप्टर आप सोच रहे होंगे क्या, कब, को और कैसे, ये इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब भी हम लोग समझेंगे, लेकिन जैसे आपको पता है जब भी हम अपना चैप्टर प्रारंभ करते हैं तो चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक छोटी स्टोरी के साथ कोई ना कोई स्टोरी, किसी न किसी कहानी के रूप में हम चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में किसी स्टोरी के माध्यम से हम किन चीजों को आपका समझ सकते हैं और हम कैसे पता लगाएंगे और क्या पता लगाएंगे और हमें कब पता चला। हम ये सब चीजें, इतिहास की जो पुरानी संबंधित चीजें हैं, उनको हम अपने चैप्टर के माध्यम से एक एक करके बहुत अच्छी तरह से उनको जानते चलेंगे, उनको देखते चलेंगे। आइए अब देखिए, प्रारंभ करते हैं। रसीदा लड़की है जो आपकी कक्षा की होगी, मतलब आपकी सहपाठी सेम क्लास में होगी। तो वो क्या करती है, उसके सवाल से हम अपने चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, भले आप रोज ना पढ़े, लेकिन कभी हफ्ते में, कभी तो कभी ना कभी कभी आप न्यूज़पेपर जरूर देखते होंगे, उसको पढ़ते होंगे। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। और कहां पड़ी? सुर्खी मतलब जानते हो आपका, न्यूज हेडलाइन पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकते हैं कि इतने सब बरसों पहले क्या हुआ। अब मैं आपसे कहूं कि आज से 1000 वर्ष पहले ऐसे हुआ होगा, ऐसे रहा था, ये चीज इतनी पुरानी है, ये गांव 500 साल पुराना है, ये गांव 300 साल पुराना है, ये मंदिर हमारा 500 साल पुराना है, तो हमें इसकी जानकारी कैसे लगती है, हमको कैसे पता लगता है और हम कैसे पता लगाएंगे? हम उन सब विषयों में बहुत अच्छे से इन चीजों को जानेंगे और इसको हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। अब देखिए, कल देश में क्या घटना घटित हुई, क्या मेन आपकी सुर्खी थी, क्या मेन हेडलाइन थी, उसके विषय में आप रेडियो के माध्यम से और बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप उन सब चीजों की जानकारी को जुटा सकते हैं। टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। आप कह रहे कि आप उस समय के व्यक्ति से भी बात कर सकते हो जो उस समय के व्यक्ति को याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं? अब आपको ये बड़ी मुसीबत है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि बहुत पहले क्या हो। अब देखिए, कल का है, 1 महीने पुराना, तो लगभग हम जान सकते हैं, लेकिन बहुत वर्ष पहले, बहुत समय पहले क्या हुआ, इसका थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा। आइए क्या जानते हैं। अब देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। अतीत मतलब समझते हो बच्चों? आपका पास्ट। अतीत का मीनिंग होता है पास्ट। आप पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, यानी कि आपको कितना पता है अपने अतीत के बारे में, क्या आप अपने अतीत के बारे में कितना जानते हो, इसके विषय को हम लोग आपका देखेंगे। ठीक है, कि आपको अतीत के बारे में कितना ज्ञान है आपको। देखिए क्या करते हैं, क्या जानते हैं। सुनिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, कह रहे जान सकता है। अब कह रहे जो पास्ट है,
हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब देखिए क्या क्या चीज हम लोग जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक यानी कि आपका शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक हैं उनके जीवन के बारे में जो जानकारी है हम लोग वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कि वो जो आज से 1000 साल पहले मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा आदि मानव है, जो हमारा प्रारंभिक मानव था, वो क्या खाता था, किस स्थान पर रहता था, किस तरह का पशुपालन करता था, वो कृषि में क्या उगाता था, और हम व्यापारी, शिल्पकारी, इन सब चीजों के विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। अब देखिए कह रहे हैं कि हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब बताइए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आपका जो पास्ट की जो आपकी चीजें हैं, उन सारी पास्ट की चीजों के बारे में हम लोग आपको क्या कर सकते हैं बच्चों, जान सकते हैं। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम इन चीजों को जानते हैं कैसे, हम इन सारी चीजों का हम कैसे पता करते हैं, आइए इसको देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे? अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आपके लोग थे। लोग का मतलब है बच्चों जो आपका प्रारंभिक मानव था, जब मानव का उद विकास हो रहा था। क्लियर है? जब मानव आदि मानव था, उस आदि मानव से लेके आपको जो उसने मानव के समय तक का जो आपका समय जो आपका ट्रैवल किया है, जो लंबा यात्रा फेस की है, उसके प्रारंभिक से लेकर अंतिम तक की जो स्थिति है, हम सारी स्थिति को पढ़ेंगे। देखिए, नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब सबसे पहले आपको पृष्ठ तौर पर चित्र नंबर 1 दिया, आपको वहां क्या देखनी है, आपको नर्मदा नदी देखनी है, और हम लोगों को उसका पता लगाना है कि अभी देखेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। कह रहे कि कई लाख वर्ष पहले से लोग क्या कर रहे थे, इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का ही यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेटक यानी शिकारी भी थे। ठीक है, शिकारी भी थे। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किथक की पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए, इसको हम बाद में देखें। सबसे पहले हम पता किसका लगाना है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले पता लगाना है जो आपका नर्मदा जो आपकी नदी है, इसका पता लगाना है। आइए हम मानचित्र में चलते हैं और नर्मदा नदी को, अब देखिए जो भारत का मैप है ये हमारे सामने स्थित है। देखिए पूरा भारत और कुछ पाकिस्तान, जो पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है वो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बेसिक जो डिफरेंट है, जो अंतर है, आप उसमें पूरा बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। चलिए ध्यान देखिए, तो हमको नर्मदा नदी आपको देखनी, आप देखिए तो आपको नर्मदा नदी यहां मिलेगी, मिल गई। तो ये वो रीजन है आपको नर्मदा नदी वाला, जिस क्षेत्र में आप देखें जो प्रारंभिक मानव था, जो यानी कि आप कहेंगे जो आदि मानव था, उस मानव ने इस क्षेत्र में अपना निवास स्थान किया। यानी कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ऐसे समझिए, सबसे पहले मानव ने क्या किया, यहाँ अपना निवास स्थान बनाया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या देखना है, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किथर की पहाड़ियों का पता लगाना है। अब देखिए हमको क्या देखना है, सुलेमान और किथर। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये रहा सुलेमान और ये रहा किथर। अब तो पाकिस्तान में है और ये अफगानिस्तान में चला जाएगा कुछ पार्ट। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने बच्चों, ध्यान देना, समय पीरियड को भी ध्यान रखना है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व
स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उगाना प्रारंभ किया। कौन सी फसल आप उगाना? गेहूं और जो जौ की फसल है उनको क्या किया? आपका उगाना प्रारंभ किया। कैसा किया है? उगाना, उन सारी फसलों को उगाना आपका प्रारंभ किया है। आपको ध्यान रखना है। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कौन से पशु? भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल है, इन सबको क्या किया है? आपका सबसे पहले उनको पालतू बनाना शुरू किया। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो प्रारंभिक मानव था उसने पशु पालने की प्रक्रिया और गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाना कहाँ शुरू किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि थर और सुलेमान जो पहाड़ी है उसके आसपास का जो रीजन था, उसके आसपास का जो क्षेत्र था, उनमें ये सारी चीजें हो रही थी। क्लियर है? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों को आप पता लगाओ। अब देखिए, उत्तर पूर्व यानी कि जो आपको नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उनमें आपको गारो ढूंढना है और मिडिल में आपका क्या ढूंढना है? विंध्या। अब देखिए, आइए हम चलते हैं। देखिए, ये रही आपकी विंध्या पहाड़ी, ठीक है, और ये रही आपकी गारो पहाड़ी असम में। देखिए, मिल गई बच्चों? इतना आपको ध्यान है? इतना ध्यान करिए। सबसे पहले आप एक बार जितने भी हमने अभी तक ये 5 चीज देखी हैं, जैसे कि हमने नर्मदा देखी, किथर की पहाड़ियां देखी, सुलेमान, विंध्या और गारो, इनको सबसे पहले देखिए। और आप क्या कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, आप चीजों को समझने के लिए, जैसे आपकी नर्मदा लिखी है, यही नर्मदा के सामने आप लिख सकते हैं कि मानव का प्रारंभिक जीवन। क्लियर है? और इन दोनों स्थान पर आप लिख सकते हैं कि मानव ने क्या किया? गेहूं और जौ तथा आपके पशुपालन का शुरू किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो आपको चीजें सीधे की पॉइंट में याद हो जाएंगी एकदम। क्लियर है? मान लो आपको अगर 10 मिनट में चैप्टर रिवीजन करना हो तो आप ऐसे की पॉइंट के माध्यम से आप सारे जो वर्ड्स हैं, आप जो सारी चीजें, आप उनको रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाए गए। वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित हैं। कह रहे वे स्थान कहाँ हैं? जो आपके विंध्या है, उन विंध्या में आपका ये स्थान है जहां पर ये क्या हुआ था? आपका जो कृषि है उसका आपका विकास हुआ था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा बच्चों हम लोग। अब देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब हमें क्या करना है? जैसे जैसे मैप आपका कह रहा है, आप हमको वो चीजें अपने मानचित्र में देखती जानी है, ढूंढता जाना है उनको, और उनको ढूंढने के साथ हम बराबर में लिखता चलेंगे कि यहाँ सहायक नदी, तो यहाँ हमको ये चीज मिली है, यहाँ इनका इस चीज का तो विकास हुआ है, मानव ने ये चीज प्रारंभ की है। तो उससे क्या होगा कि हम चैप्टर को बहुत जल्दी अपने की पॉइंट के रूप में याद कर सकते हैं। और ये काम आपका है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उन चीजों को लिखिए ताकि आपको चैप्टर रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए ध्यान दें इसको। अब देखिए, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। हम सहायक नदियां किसको बोलते हैं? जो नदी किससे मिल जाती है आपकी बच्चों? जो बड़ी नदी किससे मिल जाए? जो छोटी नदियां हैं, क्षमा चाहूंगा, जो छोटी नदियां किसमें मिल जाए? आपकी बड़ी नदियों में। यानी कि बड़ी नदी छोटी नदियों का संगम कर लेती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कह रहे कि अगर हम लोग 4700 वर्ष पहले देखें तो ये ऐसा टाइम था जो आरंभिक इनिशियल जो आपकी सिटी थी, यानी कि जो नगर थे, वो आपके फले फूले यानी कि बसे थे या अच्छे थे। क्लियर है? कहा? सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां हैं, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 ईसा पूर्व में हुआ। यानी कि गंगा नदी के किनारे और समुद्र किनारे जो आपके लोग बसे हैं उनका समय बहुत बात का है, लेकिन उससे पहले किसका है? सिंधु जो आपकी नदी के तट है और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके सारे जो चीजें बनी उनका बहुत सही है।
आइए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमको सिंधु देखना है और जो सिंधु की सहायक नदियां हैं हमको उनको पता लगाना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको ये देखिए, ये रही आपकी सिंधु नदी। ठीक है, ये क्या है आपकी सिंधु नदी। और सिंधु की जो सहायक है वो कौन है, झेलम। उसके बाद कौन सी है, चिनाब। फिर कौन है, रावी। फिर कौन है आपका, व्यास। और फिर कौन है आपका, सतलज। तो आपको ध्यान रखना है कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये क्या है, ये सारी वे नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदी। अब देखिए, इनके सबके मुहाने दिखाए गए हैं, ये देखिए। और कहाँ मिल रही हैं सब आपकी ये सारी नदियां आपके, आप देखेंगे कोई किसी में मिलकर फाइनल रूप से कहाँ मिल जाती हैं, आपकी सारी सिंधु नदी में ही आपकी मिल जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सिंधु नदी क्षेत्र पूरा मिल गया, यमुना मिल गया। तो गंगा रीजन थोड़ा सा आप एक बार देख लें, ये है गंगा रीजन। गंगा नदी आपको दिखाई दे गई होगी। ठीक, ये है आपके कोस्टल एरिया, जो आपके तटवर्ती जो आपके क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र की बात कर रहा है कि यहाँ जो आपके नगर बसे हैं, इन नगरों को देखिए। मैं आपको पूरा जो सारा कोस्टल एरिया है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ की बात कर रहा है। देखिए कि जितना भी आपका तटवर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र की हम लोग आपको बात करें तो आप देखेंगे इस क्षेत्र में जो आपका नगर बसे हैं वो 2500 क्या है बच्चों, 500 ईसा पूर्व के हैं। यानी कि सिंधु नदी के जो क्षेत्र में जो आपके नगर बसे थे वो सबसे अधिक पुराने हैं। और फिर उसके बाद अगर कहीं बसे थे तो आपको पता होना चाहिए वो क्षेत्र आपके बसे हैं कहाँ बच्चों, गंगा की सहायक नदी और समुद्र के तटवर्ती इलाके। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी एक ऐसे राज्य की स्थापना की गई। अब देखिए, सबसे पहले आपको सोन नदी देखनी है। ठीक है, और सोन नदी के साथ आपको पता लगेगा कि सोन नदी बिहार वाले रीजन में ही आपका ट्रेवल होती है। उस पूरे रीजन को बताया गया कि बिहार का जो प्राचीन नाम था वो क्या था बच्चों, आपको ध्यान रखना है, मगध। क्या था, मगध। ठीक है, क्या नाम था बिहार का प्राचीन नाम, मगध। और आपने सुना है कि मगध के शासक कैसे थे, शक्तिशाली। आपने घननंद के बारे में सुना होगा, आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, आपने अशोक के बारे में सुना होगा। ये सब क्या कहाँ के शासक थे, ये सारे वे लोग आपके मगध के सम्राट थे। क्लियर है, तो इसलिए कहा गया कि मगध कैसा था, बहुत शक्तिशाली था। आइए सोन नदी भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये है आपकी सोन नदी, मिल गया। अब देखिए, ये है गंगा और इसके नीचे है आपकी सोन नदी। ठीक, लोगों ने सहदेव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग कहते हैं कि एक हिस्से से गए दूसरे हिस्से तक के लोगों ने क्या करी है, यात्रा करी है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कह रहे कि कोई लोग आपका समुद्रों को, पर्वतों को, पहाड़ियों को पार करके आते थे, कोई आपका रेगिस्तान को, कोई आपका नदियों को, कोई समुद्र में जो आपका जोखिम की यात्रा करके क्या पहुंचते थे, अपनी यात्रा को कंप्लीट करते थे। देखिए, आज की तारीख में आपको किसी स्थान आपको जाना है तो आप बस, अपनी कार, आपका मोटरसाइकिल और एयरप्लेन, वायुयान की सुविधा है, रेलगाड़ी आपके पास है, तो बहुत जल्दी, बहुत अच्छे जल्दी समय में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप बहुत जल्द उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में इतने आधुनिक जो आपके ट्रांसपोर्ट की जो आपका सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं था। पहले आप देखे होंगे कि एक जहाज आता था, अगर कोई तूफान आ गया तो जहाज वो उस तूफान के साथ गिर जाता था, आपका टूट जाता था और लोग बहुत सारे मर जाते थे।
और बहुत कम लोगों की ही जो यात्रा थी वो आपकी सफल होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि इतना जोखिम होने के बाद भी जो वो जोखिम की यात्रा जो आपके करके आ रहे हैं वो क्या नहीं थी, इतनी असंभव नहीं थी, यानी कि उनके लिए वो आपका कठिन नहीं लग रही थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और होता क्या था कि लोग अपने प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जो नेचुरल जो आपके डिजास्टर होती है, कहीं सूखा पड़ना, कहीं बाढ़ आना, क्लियर है, कहीं भूकंप आना, ये लोग क्या किया करते, इससे एक स्थान दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमेशा जो शासक था वो विजय करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर आपका जाया करता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले में भी तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका जाया करते थे। क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका जाया करते थे। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान आपका जाया करते थे। ठीक है। धार्मिक गुरु लोग को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे क्या थे आपका जाया करते थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना, कहां थे वो, एक स्थान से दूसरे, एक गांव से दूसरे, एक कस्बे से दूसरे, और इन सब चीजों के स्थान वो जाया करते थे। कुछ लोग नए एवं रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उस वक्त यात्रा करते थे। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते थे, नए स्थान आपका खोजने के लिए वो क्या करते थे, उत्सुक रहते थे और उसके लिए भी आपकी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। और कह रहे कि जो लोग आपका यात्रा कर रहे थे, किसी स्थान पर जा रहे थे, चाहे धार्मिक रूप से शिक्षा लेने जा रहे हों, चाहे व्यापारिक रूप से जा रहे हों, चाहे वो किसी पे युद्ध करने की आशा से जा रहे हो, तो उन्हें क्या मिलता था, उन यात्राओं से, उन सभी यात्राओं से आपको ध्यान देना है, क्या मिलता था, एक दूसरे लोगों के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ध्यान रखना है बच्चों। ये सोचते थे कि हम लोगों को कैसे एक दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके विषय में हम लोग जान पाएंगे और उनके विषय का हमको पता लगेगा, उनके विचारों का हम लोगों को पता लगेगा। क्लियर है। तो इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी और आप चीजों को समझ रहे होंगे, कैसे कैसे क्या स्थिति बनी हुई है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों यात्रा करते थे, कैसी जोखिम भरा यात्रा होती थी। तो इन सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब देखिए, अगर मैं आज की बात करूं, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, मुझे बताइए। जो लोग हैं वो आज के समय में जो है वो आपका जो यात्रा है वो क्यों करते हैं, यात्रा मुझे बताइए, यात्रा क्यों करते हैं। फिर से मानचित्र 1 को देखो, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि चित्र को देखना है और जो पहाड़ी, पर्वत, समुद्र क्या है, इस उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा का क्या करते हैं, आपका निर्माण करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। देखिए, आप इसको देखें, ये देखिए, आप यहां देखें, ये रहा किथर्ग। अब देखिए, ये जो पूरा पार्ट है, ये यहां से यहां तक आपका थार है और यहां से आगे अगर आप देखेंगे, ये पूरा आपका हमारा हिमालय पर्वत है। देखिए, तो ये सीमा आपकी डिसाइड की है, ये तो यहां से नहीं, यहां शुरू होगा। ये जो आपकी सारी सीमा जो आपकी डिसाइड की है, ये कैसी बनी हुई है, ये आपका बच्चों ये प्राकृतिक सीमा है। ठीक है। और ये जो पूरा जो आपके कोस्टल एरिया है, जो आपका तटवर्ती क्षेत्र है, ये भी कैसी है आपकी, ये सब प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है, उपमहाद्वीप में जितनी सीमा कैसी है, प्राकृतिक जो सीमा है उनका निर्माण करते हैं। अब देखिए, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। अब देखिए, किसी व्यक्ति को किसी और जगह से आना तो उसको कितना लंबा समुद्र, कितने ऊंचे पहाड़, पर्वत, पठारियां,
उनको पार कर कर उस स्थान पर आपका पहुंचना है। ठीक है, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। अब कह रहे जिन्होंने ऐसा ठान लिया था कि हम लोग जा सकते हैं, कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा करके दिखाया। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। अब कह रहा जिन्होंने ऐसा ठान लिया था वो क्या कर सके, उन्होंने ऊंचे पर्वतों को पार कर उनको छू लिया, गहरे समुद्रों को पार कर लिया, उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। अब कह रहे कि कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में आए और भारत में आकर आप लोग यहाँ लोग वो बस गए थे। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। अब देखिए कह रहे कि यही चीज है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हजारों वर्षों से कि जो आपकी पत्थर की जो आपकी मूर्तियां बनती हैं उसका जो डिजाइन है उसको सीखते हैं, जो उनकी रचनाएं हैं उनको सीखते हैं, और भोजन बनाने के जो आपके नए नए आपके तरीके हैं उनके विचारों को भी लेते हैं। अब देखिए तो अब आपने क्या देखा कि अब इसको थोड़ा सा आपका ब्रेक करते हैं और थोड़ा सा आप देखिए कि आपको कैसे पता लगा कि लोग आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं। मुझे बताइए, लोग क्यों यात्रा करते हैं? लोग नई नई चीजों को सीखने के लिए, नई नई परंपराओं को सीखने के लिए, उनके नए नए आपके तरीकों को, तौर तरीकों को, नई विज्ञान और तकनीकी को सीखने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं। और जो उनका काम है वो तो है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो विजिटिंग होती है ऑफिशियल, वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो अब आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि कैसे उपमहाद्वीप में क्या क्या चीजें थी, क्या बना बसा। चलिए एक बार फिर से हम चीजों को आपका देखते हैं और हम उनका रिवीजन करते हैं ताकि हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है बच्चों? आपको ध्यान रखना है ताकि हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपका समझ सके। ठीक, चलिए ध्यान देंगे सभी बच्चे, पूरा फोकस करेंगे बोर्ड की तरफ। देखिए नर्मदा नदी देख लिया आपने, किसके लिए थी बच्चों? प्रारंभिक मानव निवास के लिए। यहां देखा, फिर उसके बाद हम देखा ना किथार और आपकी सुलेमान पहाड़ियां किसके लिए थी बच्चों? जल्दी बताइए फटाफट जी। गेहूं जो और जो कुछ उन्होंने पशुपालन किया था, ध्यान रहेगा। विंध्या और गारो पहाड़ियां किसके लिए थी? जब उन्होंने अपनी कृषि प्रारंभ की थी। क्लियर है? यहां तक ध्यान रहेगा आप सभी को। अब देखिए सिंधु एवं उसकी सहायक कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये क्या थे? 4700 ईसा पूर्व में जो आपके नगर बने थे वो नगर, प्रारंभिक नगर इन्हीं नदियों के आपके तट पर स्थित थे। फिर उसके बाद नगर कहां बने आपके बच्चों? गंगा में, और गंगा की जो सहायक नदियां हैं जैसे यमुना वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। या कुछ प्रारंभिक आपके नगर बने थे। फिर हम लोगों ने देखा था आपका किसको? सोन नदी को। और हमने बताया कि सोन नदी क्या है। सोन नदी के पास वाला जो रीजन था वो एक भारत का बहुत शक्तिशाली राज्य था जिसको क्या नाम था? मगध। और मगध के शासक इसी क्षेत्र में निवास करते थे। क्लियर है? ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो उसको हम लोग आपका देख पाए थे। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, हम उनको पढ़ लिए थे, उनको बहुत अच्छे से जान लिए थे और ये आपका रिवीजन हो गया था। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है ये यहाँ तक क्या लगती है आपका? देखिए यहाँ तक क्या लगता है? थार। अब उसके ऊपर क्या शुरू हो जाएगा आपका? ये सब हिमालय वाला रीजन है। तो ये सारी क्या है आपकी? ये प्राकृतिक आपकी सीमाएं लगी हुई है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम आगे से देखेंगे क्या करके।
अब देखिए देश के नाम, अब आपको देश के नाम देखने हैं। देखिए अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग बच्चों? जो हमारा देश है, हम लोग देश के लिए क्या यूज करते हैं? या तो इंडिया बोलते हैं या क्या बोलते हैं? भारत। ज्यादातर इन दो नामों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है। अब देखिए जो इंडिया शब्द है किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस आपको देखना है और ईरान और आपको यूनान, दो ऐसे देश है जिनको आपको पता लगाना है। लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा हिदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा था। क्या कहा था? हिदोस, और इसके नदी के जो आपका पूर्व का रीजन था, उस पूर्व के रीजन को क्या कहा था? इंडिया कहा। भारत के नाम पर भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब देखिए जो भारत जो आपका नाम पढ़ा वो क्या थे? उत्तर पश्चिम के रीजन में जो आपके लोग रहते थे, उन लोगों का जो समूह था, उन समूह को हम लोग क्या बोलते थे? आपका भारत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? आपका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देखिए फिर यही भरत क्या था? जो भरत आपका कबीला था, वो कबीला ही क्या नाम पड़ेगा? आपका देश का नाम प्रयोग हो जाएगा भारत। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इंडिया शब्द है और इंडस जो निकला है, ये कहाँ कौन दिया है बच्चों? ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द आपको सबसे पहले है आपको ईरान, ईरानी और जो आपके यूनानी लोग थे, इन लोगों ने दिया, ठीक है। तो इतना आप लोगों को जो बेसिक चीजें हैं वो आपने पढ़ी, उनको जाना, उनको सीखा। जैसे प्रारंभिक मानव कहाँ निवास कर रहा था, क्यों यात्राएं हो रही थी, कैसे किसी को जान सकते हैं, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, उन सब चीजों के विषय में हम लोग अपने इस चैप्टर के माध्यम से देखे थे, पढ़े थे। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। आपको सीखना है कि जो अतीत है, जो हमारा पास्ट है, उस पास्ट के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। आइए उसका हम लोग आपका देखते हैं, उस पर हम लोग विचार करते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे जो पास्ट है जो हमारा, हम अगर उसकी जानकारी लेनी है तो हम लोग कई तरीके से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। क्या अगर आपको ये पता लगाना कि अतीत में क्या चीजें हुई हैं, तो हम क्या करें, एक पुस्तक ले लें और उसको पढ़ लें, तो हम उनको सी चीजें हम ढूंढ सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। अब देखिए जो आपकी किताबें लिखी हैं वो किससे लिखी हैं? हाथ से। यानी कि कोई आधुनिक जैसी किताबें हैं वैसी किताबें नहीं थी, बल्कि कैसे थी? जैसे आपका नोट्स पेपर है ना, इस तरह से लिखी थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयोग में होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मेन्यू का अर्थ हाथ से निकलना। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज, जिसको आप कहते हैं भुज का पेड़, क्लियर है, नामक छाल से विशेष तैयार कर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब देखिए भोजपत्र पूछा जाता है कि भोजपत्र कहाँ होता है? हिमालय में। अब हिमालय में आपका भोजपत्र होता था, उसी से पर क्या होता था कि ये सारी पांडुलिपियां आपकी लिखी जाती थी। देखिए या फिर जो ताड़पत्र होते थे उन पर हम लोग लिखते थे। तो इस तरह से हम लोगों को उस समय की जो किताबें हैं वो हमको लिखी मिलती हैं बच्चों, क्लियर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इतना आपको याद रखेंगे क्या चीजें, ठीक, ताकि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ सकें और इनको जान सकें, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये आपकी पांडुलिपि है, ठीक। अब मान लीजिए आज तो जो आपका टाइम है स्कूल का वो
पेपर कॉपी का है, लेकिन आने वाले समय में और आधुनिकता हो सकती है। मान लीजिए कि आज से 100-200 साल के बाद आपका पेपरलेस ही आपकी परीक्षा हो, पेपरलेस ही आपकी बैग हो जाए, आपकी जगह लैपटॉप मिल जाए, या आपको टैब जैसी कोई आपकी चीजें मिल जाए जिसके माध्यम से आप पढ़ सकें, उसी में आप नोट कर सके, उसी में लिख सके, उसी में सब कुछ सेव हो सके। तो ये सारी सुविधा भी वर्तमान में होना संभव है। ये सब चीजें आपको ध्यान है कि वर्तमान में ये सारी चीजें क्या होना है, बहुत संभव है। ये सारी चीजें वर्तमान में जो है आपका हो सकती हैं। क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे। अब इसको थोड़ा सा यहीं विराम करते हैं और हम लोग वापस क्या करते हैं, जो हमारा मैप है उस मैप को एक बार फिर निहारते हैं, क्योंकि जब तक हमको ये सारा एटलस बहुत अच्छे से याद नहीं होता, हम इन चीजों को कैसे याद रख पाएंगे, कौन सी चीज कहाँ थी और क्या था। वापस इसको क्या करना है, आपको वापस आपको बहुत अच्छे से आपको ट्राई करना है और इसी तरह से आपको रिवीजन भी करना है, और आपको ये देखना है कि कोई चीज कहाँ पर स्थान पर है, क्या उसकी स्थिति है। उन सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से, सब चीजों को बहुत बढ़िया से आपको रिवीजन करना है ताकि सब चीजें आपकी याद रहें। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।